नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आज का ये मेरा जो है सेशन है। आज हमारे साथ जो है महामाया राजकीय एलोपैथिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर हैं, जिनका परिचय मैं आपको दूंगा कि ये इनका जो शुभ नाम है ये डॉक्टर आभास सिंह जी हैं। माफ़ करिए, प्रोफेसर आभास सिंह जी हैं। और होते ना कुछ व्यक्ति की पहले करना मेरा शौक़ था, अब मजबूरी हो गई है। ये शुरुआत में जब मैंने ये शब्द बोला था तो मैंने बोला था कि पहले मेरी मजबूरी थी, अब शौक़ हो गया है। लेकिन अब जो है ये मजबूरी में होता है कि इंसान नशा करता है तो नशा मजबूरी में करता है। शुरुआत तो स्टार्टिंग तो शौक़ में उसने कर रखे। अब ऐसा ये हुआ कि प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं और ये शुरुआत में जो है अपनी जो स्टार्टिंग किए थे ये मेडिकल की फील्ड में किए थे, लेकिन बाद में अध्यात्म की तरफ ये थोड़ा आकर्षित हुए हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि अभी हम जो है 20वीं सदी में जी रहे हैं और जितने भी पढ़े लिखे इंसानों से मैं मिला उसमें से 80% लोग भगवान को मानते ही नहीं, किताबों पर विश्वास करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या अध्यात्म भी कुछ होता है? और अभी फ़िलहाल इनकी जो कार्यकाल चल रही है मेडिकल कॉलेज, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये आप ही रखिए। बड़े दिन से सर सोच रहा था आपसे मिलने के लिए और आज अवसर मिला। तो अवसर मिला सर, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आज भगवान की कृपा से अवसर मिला? बिल्कुल कह सकते हैं। कि कहते आज हैं तुक्तान हो गया? नहीं, कुछ भी चीज़ें हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक संयोग है, लेकिन हर चीज़ में ईश्वर की इच्छा शामिल होती है। बिना ईश्वरीय विधान के वो कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि रखा। बिल्कुल। तो होना है, इंसान का काम होता है अपना प्रयास करना, लेकिन उसे पूरे तरीके से मूर्त रूप देना बिना ईश्वरीय अभिलाषा के नहीं हो सकती। जी सर, 144 साल बाद कुंभ चल रहा है। जी। जितने सनातनी हैं लोग चाह रहे हैं कि न 4 धाम और न एक कुंभ। कि 4 धाम आप तो हर साल कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं जब भी कपाट खुले, लेकिन कुंभ तो 12 साल बाद, 6 साल बाद, 144 साल बाद। लेकिन 144 साल बाद लोग कह रहे हैं आप तीसरी पीढ़ी आपकी वो मिलेगा 144 साल बाद। तो ये जो तीसरी पीढ़ी का शब्द जो है ये इस्तेमाल करना, क्या लगता है कि तीसरी करनी चाहिए या फिर दूसरी या पहली? इंसानों की उम्र कम हो रही है। हमारे साथ कई सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं जी। और मुझे लगता है 82 साल के ये हैं और अब का जो इंसान है वो 82 साल तक जाना ही बहुत बड़ी बात हो रही है। बहुत ठीक आपने कहा और बिल्कुल आपका कहना बहुत ही दुरुस्त है कि 144 साल बाद इस तरीके की एक संजोग बना या एक वो बना जो कि एक इंसान के एक जीवन काल में संभवतः एक ही बार बनने की संभावना है। तो कई पीढ़ियों ने, जो इस समय की कई पीढ़ियां हैं, वो इस संजोग में सहभागिता उनकी हो रही है। तो ये सभी के लिए हर्ष की बात है कि एक पुत्र भी, एक पिता भी, एक प्रपौत्र भी एक साथ इसमें स्नान के लिए और एक साथ पुण्य के लिए जा रहे हैं। ये ऐसा संयोग अपने आप में अनूठा है। अमूमन जब ही ऐसी कोई बात होती है कि कोई पुण्य कमाने जाता है तो कहते हैं कि साहब हमारा अब वानप्रस्थ आश्रम में है, अब हमें पुण्य कमाना। लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने पुत्रवधुओं के साथ और प्रपौत्रों के साथ जा कर के इस का लाभ लेना, ये अपने आप में अनूठा है, अनूठा संयोग है। इसलिए सभी लोगों में इतनी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको लगता है क्या कुंभ में कई ऐसे बाबा, नागा, साधु निकल करके आए जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दिए? आज मैं सुबह सुबह देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एक वीडियो आई मेरे पास जिसमें एक संत महात्मा है, वो शंख बजा रहे हैं और शंख बजाते समय वो
सांस भी ले रहे हैं, अनुलोम विलोम का वो जो होता है वो भी कर रहे हैं, शंख भी बजा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें देखने को जब मिलती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सच्चा सनातन है। तो क्या सनातन की पहचान सर हमारे साधु संत नागाओं से है, या फिर आप जैसे हम जैसे सनातनी और 140 करोड़ जनता में जो भी सनातन है उन सब से है? सनातन एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा अनूठा वो है, कहते सब कुछ सनातन है, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। हमने अपने तो व्हाट्सएप के टैगलाइन में भी लगा रखा है अच्छा। कि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, और सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं आपको दिख रहा है, ये इंसान की जो क्षमताएं हैं, जो ईश्वर ने प्रदान की हैं, उनके विभिन्न आयाम हैं, जो किसी न किसी हमारे साधु महात्मा के रूप में ये सब कहें कि उन्होंने इस तरीके से सिद्धियां प्राप्त की हैं, और इसको हमें सामान्य जनमानस में ये चीज़ें बताते भी हैं कि यदि आप चाहें, आप यदि प्रयास करें तो साधना करके आप भी ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आईआईटी बाबा आपने देखा होगा, सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि वो टॉपर रहा था एक समय में अपने कॉलेज में। तो सर कैसे क्या होता है कि व्यक्ति एक तरफ है इधर शिक्षा के स्तर पे बहुत ऊपर चला जाता है, उसके बाद वहां से उसका मतलब कुछ नहीं समझता, अध्यात्म की तरफ इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो ये व्यक्ति कैसे होता है? ये लोग कह रहे हैं कि जो है वो नशा वगैरह करने से ऐसा कुछ हो गया कि उनका नहीं, दिमाग घूम गया और वो अध्यात्म की तरफ चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की भी कोई एक कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति, इवन साधना में भी ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति एक नशे की तरह हो जाता है। व्यक्ति यदि इतना पढ़ा लिखा है, तो हमारे भगवान कृष्ण ने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें दिया है कि आपको ज्ञान के बाद भी, आपको ज्ञान मिला और उसके बाद इसका सदुपयोग करना, जी। इसका सदुपयोग करना, सभी को शिक्षित करना, सभी को उस ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ाना, यही एक वो होता है। यदि हम ये कहें कि पढ़ने के बाद और ईश्वरीय, भाई ईश्वर तो सदैव चमत्कारों से भरे पड़े हैं, तो उसमें आसक्ति का स्थान नहीं है। ईश्वरीय मार्ग पे आप जितने बढ़ते चले जाएं, लेकिन अपना जो नैसर्गिक कर्म है उसे छोड़ देना, मतलब उससे विरक्त हो जाना, तो कहीं ना कहीं जो क्षमता आपको ईश्वर ने दी है उससे उसका एक तरीके से दुरुपयोग भी है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे इष्ट जो हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने ये चीज़ साक्षात रूप में मानव लीला में इस चीज़ को करके दिखाया है कि हमें चीज़ों को छोड़कर नहीं, उनके साथ उनको सुधारते हुए अपने कर्म करने हैं। बिल्कुल सर। अभी आप MRA MA जैसे बड़े जो है MBBS कॉलेज और एलोपैथिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, कैसे देखते हैं सर? क्या ये अपॉर्चुनिटी समझा जाए या फिर दुर्भाग्य? न ये अपॉर्चुनिटी कहेंगे, ना इसे दुर्भाग्य कहेंगे, ये सौभाग्य कहेंगे इसको। ये एक ईश्वरीय विधान के तहत आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने जब मुझे योग्य समझा तो उन्होंने ये कर्म सौंप दिया, जिसको ईश्वरीय विधान कर्म सौंपता है, जिसका चयन करता है, तो सारी दुनिया उसका चयन करती है। तो इसे मैं बस उनका आदेश, उनका निर्देश समझ के मैं स्वीकार किया, और इसको जो भी ऐसे एक चीज़ आती है कि मुझे क्या करना है
इसके लिए, क्या बेहतरीन कर सकता हूँ, बस इसी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ। जी। मैं सर पहले भी आता रहता था मेडिकल कॉलेज में। जी तो ऐसा होता था कि शुरुआत में जब आज मैंने एंट्री की गेट के अंदर, तो ये देखा कि सबसे पहले पार्किंग लेन वगैरह बड़े दुरुस्त थे। जी आपके पहले तो थोड़ा गड़बड़ी ये दिख रही थी कि ऐसा था कि कहीं से भी व्यक्ति आता जाता था। जी एम्बुलेंस जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ व्यक्ति अपनी गाड़ी घुसा के खड़ी कर रहा है, वहीं लोग उतरते थे उसके। जी तो उम्मीद है आपका भी हाथ होगा इसमें सुधारने में। हमारा ही नहीं, हमारे इस महामाया परिवार के एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान है। मैं कहूँ कि मैंने तो सिर्फ इच्छा की, और जिसके ऊपर जिससे भी मैंने ये सहयोग मांगा, पूरे महामाया परिवार के सभी हमारे चिकित्सक, हमारे हमारे कर्मचारीगण, हमारा नर्सिंग स्टाफ, सभी लोगों ने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि भाई, सबसे पहले आप जानते हैं कि हर स्टाफ के पास अपनी अपनी गाड़ी है, उन्हें भी अपनी गाड़ियाँ लगानी है, और सभी चाहते हैं कि हम कितनी नज़दीक और कैमरे के जद ने अपनी गाड़ी लगाएं ताकि गाड़ी हमारी चोरी ना हो। लेकिन सभी लोगों से उसने इसमें सहयोग दिया। अपनी गाड़ी को उन लोगों ने पार्किंग में लगाया, बाहर के लोगों को गाड़ी में पार्किंग में लगाया। कुछ बीच में घटनाएं भी आई, कुछ इस तरीके की प्रकाश में, तो उनसे भी सबक लेते हुए सभी लोगों ने इसका अनुपालन किया, और आज नतीजा ये है कि सभी लोग अपने पार्किंग में अब गाड़ियाँ अपनी दुरुस्त जगह पे रखते हैं। मैंने पार्किंग का जिन लोगों को इंचार्ज बनाया, उन लोगों ने बड़े शिद्दत से, आप समझ लीजिए कि जो ये पार्किंग का एरिया आप देख रहे हैं वो पूरा जंगल था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहाँ से उतने जंगल झाड़ियाँ साफ़ हो सकती हैं, दीवारें दिख सकती हैं। वहाँ हमारे डॉक्टर संदीप, जिनको मैंने पार्किंग का इंचार्ज बनाया, उन्होंने दिन रात, आप कहेंगे तो मैं आपको फोटोग्राफ्स दे दूंगा कि रात में लाइट जला के भी लोगों ने कार्य किया, और उसको इतना समतल बनाया कि आज गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और इस तरीके से अथक प्रयास किया लोगों ने, और इस सभी लोग एक एक करके इसमें सहयोग कहाँ से देते इतनी रहे। एनर्जी लें? आज 15 साल से ऊपर हो गया मेडिकल कॉलेज क्या स्थापित हुए। मुझे तो नहीं लगा कि 15 साल में इतनी बढ़िया, वो मायावती की सरकार जब थी सर, तो अच्छे डॉक्टर्स आए थे, अच्छी सुविधाजनक चीज़ें थी। लेकिन अब उसके बाद मैंने आज देखा, आज मैंने दिखाया जाके मेडिसिन डिपार्टमेंट में, तो पहले कुछ ऐसा रहता था कि बाहर की भी दवाइयाँ आती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि दवा लिखी गई और अंदर की दवा है। तो इन सभी चीज़ों में सुधार है क्या? स्टाफ भी एक अब पूरे यूनिट के तरीके से काम कर रही है आपके साथ कि नहीं भाई, अब बाहर से कोई वो नहीं रहेगा मेडिकल कॉलेज का कनेक्शन? यदि मैं कहूँ कि इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, आप लोगों का जो नेतृत्व है और जो ऊर्जा है वहाँ से प्रवाहित हो रही है, और ऐसी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिनको यदि सही तरीके से उनका अनुपालन किया जाए और उसका लाभ यदि जनता तक पहुंचाया जाए, तो बहुत हद तक हमारा स्वास्थ्य की सेवाएं हैं इतनी अच्छी की जा सकती हैं। हमारी आयुष्मान योजना से लेकर दीनदयाल योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको कि हम थोड़ी सी एक क्या कहते हैं कि सिंसियरिटी से यदि उनका संचालन करें तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हो सकती हैं। हमारे अभी के बजट में भी स्वास्थ्य पे काफ़ी अच्छा जो है ध्यान दिया गया है, और पहले भी इन चीज़ों को किया जाता था, अब उस पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देके किया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को ये काम करने में सुविधा हो रही है। बिल्कुल। और ये परिवर्तन उसी की देन है। लेकिन
कुछ अभी मेडिकल कॉलेज में कुछ अभी भी दिक्कतें हैं, जी चिन्हित कर देता हूँ सर। जैसे वॉशरूम वगैरह में भी अभी कुछ समस्या है जी साफ जी सफाई को लेकर के। जी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे मैं ये सर कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हम लोगों का आना जाना यहाँ पे रहता है, ये मैक्सिमम आना जाना रहता है, तो वार्ड में भी समस्याएं हैं। जैसे वार्ड की साफ़ सफाइयाँ हो गई, वॉशरूम्स की साफ़ सफाइयाँ हो गई। सेकंड थिंग कि स्टाफ तो बहुत अच्छा है, बट स्टाफ में अभी भी कुछ खामियां ऐसी हैं कि आप कहते हैं, आप जैसे आपकी एक विचारधारा है कि प्रेम से चलिए, प्रेम से बात करिए, आप स्टाफ से प्रेम से बात करिए, स्टाफ आपसे प्रेम से बात करेगा। सर उस चीज़ में आपकी 90% स्टाफ तो हैं, बट 10% कहीं सर कुछ चूक रह जा रही है। बताइएगा सर। इसके लिए हम लोग हमेशा ये प्रयास रहते हैं कि वो 10% की चूक भी दूर कर दी जाए। देखिए, हम लोग एक शिक्षण संस्थान में हैं और एक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसमें एक ही चीज़ है कि ट्रेनिंग। जो भी व्यक्ति इस तरीके से हैं, तो वो जैसे जैसे वो 10% बचे हुए लोग वो 90% को जो देख रहे हैं कि अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कालांतर में ये भी आप देखेंगे कि अच्छे व्यवहार में आ जाएंगे, ये अच्छे व्यवहार में शामिल हो जाएंगे। और हमारे इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे चिकित्सा व्यवस्था में दवाएं अपना काम करती हैं, बाकी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन कहते हैं कि आपका व्यवहार, डॉक्टर का, सारे कर्मचारियों का व्यवहार बहुत हद तक काम करता है। हम कहें तो दवाओं से ज़्यादा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बारगी, क्योंकि यह अस्पताल में कोई भी मतलब प्रसन्न चित्त व्यक्ति नहीं आता है, अपने दुख की घड़ी में आता है और उस वक्त चाहता है कि उसको जितनी जल्दी से जल्दी उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए। उसको घबराहट भी होती है और इस विषय पे हमारे ऊपर से भी आदेश हैं, शासन स्तर से भी, और माननीय योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी, कि मरीजों के साथ और परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अच्छा व्यवहार उनको सांत्वना देता है और बहुत हद तक उनका एक जो मानसिक कष्ट है वो तत्काल दूर कर देता है। शारीरिक कष्ट को हो सकता है दूर करने में थोड़ा सा समय लगे, है ना, ऑपरेशन और बाकी जो फर्स्ट एड चीज़ें हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम लोगों का, हमारी जो हमारी वर्तमान सरकार है, उनका ये स्पष्ट निर्देश है कि व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई ऐसा कष्ट न होने पाए, और कालांतर में वो 10% लोग भी, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा हमें और आपको सबको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जी। जैसे आपने कोई ट्रामा सेंटर तो नहीं है, ये एक चीज़ है। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मेडिकल कॉलेज के अंदर धूम्रपान निषेध है, ये चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ धूम्रपान निषेध, जैसे यहाँ पे अभी अब खोजा जाएगा तो बियर बॉटल्स एंड सिगरेट, ये सारी चीज़ें खुलेआम चल रही हैं। सर इन चीज़ों पर आपका क्या वो है? बिल्कुल सर। नहीं, बिल्कुल आप कहें कि चीज़ें हैं, लेकिन इंसान कहते हैं कि आदतों का गुलाम होता है। हम लोग जितने भी ड्राइव चला के ये सारे किए, लेकिन इंसान की आदतें जाते जाते जाती हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत में ही बच्चों की सहभागिता से उनके हॉस्टल में सफाई का कार्यक्रम किया, और उनके हॉस्टल में सफाई छात्रों के सहभागिता से और टीचर भी हम लोगों ने किया, और जब उनके टीचर साथ में हॉस्टल की सफाई कर रहे थे तो उस दौरान ढेर सारी इस तरीके की चीज़ें ये प्रकाश में आई। जब छात्रों को स्वयं उसकी सफाई करनी पड़ी तो पहला तो एक उनके अंदर आया कि नहीं, कि हम जो गलत कार्य कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी कमी आती गई, और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारे कैंपस में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। बिल्कुल, ये मेरा अगला ही सवाल था आपसे जी। तो पहले ऐसा तो कुछ नहीं होता था सर, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। सरस्वती पूजा आपने बताया, बसंत पंचमी के दिन स्वास्थ्य विभाग एक तो है, ऊपर से सरस्वती पूजा आप करवा रहे हैं, तो क्या चाहते सर कि आप लोगों को अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं?
आप वो डबल इंजन की पावर देना चाहते हैं, एक तरफ स्वास्थ्य एक तरफ अध्यात्म, ऐसा कुछ क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, पहले नहीं होता था। ऐसा कुछ नहीं कि अध्यात्म और स्वास्थ्य, यदि मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं, विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जहाँ विज्ञान, जहाँ तक खोज हो जाती है वो विज्ञान के उसमें आ जाता है, जो रह जाती हैं वो अध्यात्म के उसमें रहता है। यात्रा वही है। तो कुल मतलब मिलाकर वो आइंस्टीन जो एक बताए थे जी कि हाँ कोई तीसरी शक्ति भी एग्जिस्ट करती है, जी तो उसी को आप चिन्हित कर रहे हैं आध्यात्मिक तौर जी। पे। और अब आप ये समझो कि इतनी बड़ी कायनात है, हम आप हैं, सभी एक शक्ति से संचालित है ना। वो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, हाँ। वो शक्ति हमें, हमारे अंदर रहती है, हमारे छात्रों के अंदर रहती है, हर एक मनुष्य के अंदर है, और सभी उसी शक्ति से संचालित हैं। आपने देखा कि इस बात कर रहा था कि इस बसंत पंचमी के आयोजन में लगभग सभी कॉलेजेस में, चूँकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ ये बसंत पंचमी जो एक इस तरीके से एक नवोचार का, नव चेतना का, जागरण का वो है, और वो चेतना मनुष्य के अंदर भी है, जिससे मनुष्य अनभिज्ञ है, हमारे छात्र अनभिज्ञ हैं। तो इस क्रम में आपने देखा होगा कि पहले कोई भी जलसा या कोई भी ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी उसमें, जैसे आप अभी आपने संगम में वो आईटी बाबा का लिया और नशे की बात की, और वहीं पर हमारे छात्र, आपने हमारे छात्रों को देखा होगा कि बैठकर भजन कीर्तन करते हुए, और इतना सुंदर भजन कीर्तन मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में कभी किसी मेडिकल छात्र के, किसी मेडिकल कॉलेज में शाम की बसंत पंचमी के दिन ऐसा भजन कीर्तन हुआ होगा। ये एक नया, आप इसको कह सकते हैं कि अनूठा प्रयोग है हमारे छात्रों के अंदर, जो चेतना जागृत हो रही है। और जैसे जैसे ये चेतना जागृत होगी तो ये जितने हमारे, कहते हैं कि हमारे छात्र बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, 2023 में अगर बात करें हम, जो है योगी सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, पूरा चुनाव था लोकसभा का, 23 में था ना कि 24 में, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, एक मिनट सर। 2023 में अयोध्या पूरा केंद्र बना हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा थी रामलला की। मित्तल जी का वो गाना भी खूब चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आई थिंक 2022 ना, 23 हाँ हाँ, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो प्रतिष्ठा हुई थी 2023 में, और इलेक्शन था 2024 में। अच्छा। पैच सर, अयोध्या एक समय पर केंद्र बना हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा थी रामलला की, और उसके बाद ही लोकसभा इलेक्शन था। तो ये एक प्रकार से ये मुद्दा बनाया गया था प्रॉपर अयोध्या पर जो सियासत चल रही थी। कन्हैया मित्तल का वो भी गाना बहुत वायरल हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। लेकिन क्या हुआ, बाद में अयोध्या की सीट ही बीजेपी हार गई। 27 में इलेक्शन है, 144 साल बाद कुंभ आज 25 में है। कैसे देखते, क्या बीजेपी इस बार वापस से क्या टारगेट कर रही है प्रयागराज को एक सियासत का मैदान बना के? क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं बताऊं कि सियासत से अपना कोई सरोकार नहीं है। हम लोग कहें कि सरकारी सेवक हैं, और हम केवल बात करेंगे कि एक देश की चेतना के ऊपर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे प्रभु श्री राम हमारे देश की चेतना के मूल में है। तो ये, और हमें हमारे देश को एक विश्वगुरु बनना है, और इसके मूल में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का चेतना का उत्थान ज़रूरी है। तो
मैं ये कहूँगा कि ये जो राम मंदिर की हमारी ये एक प्राण प्रतिष्ठा हाँ, इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है, कहते हैं कि हमारे देश के पुराने गौरवशाली परंपरा को जागृत करने का एक मात्र छोटा सा प्रयास है। चेतना हमारी जो सोई हुई है, हमारे जन जन की चेतना जो सोई हुई है, उसको अपने उत्कर्ष पे ले आने का प्रयास है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है सर, और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। बिल्कुल। आपको लगता है क्या सर, ये साधु संत को जो है राजनीतिक विचार देने चाहिए? जैसे अभी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात हो रही थी, कई लोगों ने कहा वो शंकराचार्य नहीं है। और एक इंस्टाग्राम अकाउंट है गुरु -1009, उस पर मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें उस पर बोलते हैं। एक होता ना क्लियर एंड कट, यही सत्य है और ये ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन सर बाद में ऐसा अखिलेश यादव जी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इसीलिए बीजेपी को वो गाली देते हैं, इसीलिए होता है। आपको लगता है, मतलब मेरा सब मिलाकर के सवाल ये है, क्या हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, हमारे जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, जो लोग हैं, उनको क्या राजनीति में कुछ ऐसे विचार देने चाहिए, ऐसे थॉट्स देने चाहिए? देखिए, ये हमारा देश जो है, एक प्राचीन परंपरा से साधु संतों का सदैव बड़ा सम्मान रहा है और हमारे समाज को दिशा देने में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। सदियों से हम जानते हैं कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जो सत्य को उजागर किया, तो इसकी अनवरत वो प्रयास उनके द्वारा आज भी किया जा रहा है। जैसा कि आप कुंभ में आपने स्वयं बताया और आपने बिल्कुल बताया कि भाई इस तरीके से तरह तरह की साधना हमारे देश को हमेशा दिशा देने का काम हमारा संत समाज करता रहा है और किसी एक स्वर्णिम चेतना की तरफ संत समाज उसे लेकर जाना चाहता है। तो समाज के जो अग्रणी लोग हैं, चाहे हमारा संत समाज हो, हमारा जो नेतृत्व हो, उसे समाज की विघटनकारी शक्तियों से अपना किनारा करते हुए जो समाज के उत्कर्ष पे ले जाए और हमारे देश को एक ऐसी स्वर्णिम स्थिति में ले जाए, वैसे हर एक संत का, नेता का जनमानस के द्वारा स्वागत होना चाहिए। जो हमारे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी विघटनकारी शक्तियों के साथ यदि उनका तालमेल है, स्वार्थ के बस कुछ क्षुद्र कारणों से, तो ऐसी स्थिति से हम में से सबको बचना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम है, देश सर्वप्रथम है, स्वार्थ बाद में। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं या लोग हैं जो कहते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत ऐसे शक्तियों के हाथों में यदि खेलते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सर, आपने एक बात बोली कि जो है भारत को विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी भी कहते थे कि 2029 तक मैं कुछ ऐसा करूंगा, लेकिन फिर बाद में सर पता चलता है कि 2029 तक उन्होंने राशन फ्री कर दिया। एक तरफ विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, एक तरफ जनता को फ्री में राशन देने की बात करते हैं। क्या मतलब कंपेयर करते हैं सर एक बार, तो क्या निकल के आता है? क्या बीजेपी भी वापस से वही विचारधारा अपना रही है जो कांग्रेस एक बार दे करके पीछे चला गया? लोग फिर वही, उसके पास टैग लग गया कि 70 साल से लूटे खाएं। मैं नहीं कहता, जनता कहती है। नहीं, देखिए, भोजन, आवास, कहते हैं कि मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये किसी मनुष्य की है कि ये, और सरकारों की जिम्मेवारी होती है कि
ये उनको उपलब्ध कराएं। क्या अच्छी बात है कि इसमें सभी को इस चीज़ के लिए वो किया जा रहा है। साथ में सरकारों की ये एक होती है कि जो हमारा मनुष्य है, भोजन करने के बाद, आवास मिलने के बाद, वस्त्र मिलने के बाद, एक सम्मान से जीवन यापन करने के बाद जो उसकी ऊर्जा यदि देश के काम आती है तो कैसे नहीं विश्व गुरु बनेगा। तो कहीं से ऐसा ये नहीं होता कि किसी को राशन मिल जाता है तो वो कार्य नहीं करेगा या वो आलसी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को तो अपने चेतना को वो करते हुए राष्ट्र के निर्माण में और अच्छे से योगदान कर सकता है। केवल बस समझ का फर्क है कि अब उसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नहीं सोचना है, आगे की प्रक्रिया में उसे पूरे जो 140 करोड़ लोग हैं उनके साथ कदम ताल मिलाकर चलना है। जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि एक एक कदम भी चलेंगे तो 140 करोड़ कदम हम, और इस स्पीड से यदि इस गति से हमारा देश यदि आगे जाएगा, सभी अपना अपना बेस्ट योगदान देंगे, तो कैसे इसमें कोई संशय है कहीं कि हम लोग विश्व गुरु बनने में कहीं कोई पीछे रहेंगे? आज भी आप देखो कि भाई जो भी देश आगे हैं वो हमारे ही प्रतिभाओं से आगे हैं, हमारे ही जो ऋषि मुनियों के जो खोज हैं, हमारे ग्रंथ जो जिनको हमने कहीं न छोड़ दिया उन्होंने अपना लिया और उस वजह से और उन्हीं पे शोध कर रहे हैं। हम अपने यदि शास्त्रों पे, अपने ग्रंथों पर शोध करें, उन पर श्रद्धा करें, तो हम भी जो उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें खोज कर, आपने देखा होगा कि एआई में हम बहुत ही जल्द नंबर 1 पर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी निर्मला सीतारमण जी ने एआई को भी बजट दिया है सर। जी, तो आप देखते हैं कि किस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके किसी भी उसमें हम डेफिनेटली हम उनसे बेहतर, चाइना से भी बेहतर जाएंगे, अमेरिका से भी बेहतर जाएंगे और सभी। और ये हम आप समझे ना समझे, वो देश इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि भारत को रोक, और इसको सोचकर रोकना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत को रोक नहीं पाएंगे। आप बताएं, आप पहली मोबाइल कब लिए स्क्रीन टच? ये अभी यहाँ आने से पहले मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो फिर मैंने लगभग 4 महीने। पहली मोबाइल अच्छा, पहली मोबाइल हमने सन आई थिंक 2012-13 के आसपास, 12-13 के आसपास मैंने लिया। काफ़ी देर। लावा या माइक्रोमैक्स ही रहा होगा या फिर सैमसंग? नहीं, हमने पहली मोबाइल नोकिया ली थी और आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी मोबाइल नोकिया ही है। आपको लगता है आप क्यों नोकिया क्यों लेते सर? विश्वास। बीच में ज़रूर था कि ये कंपनी बंद होने वाली थी, नहीं थी। हाँ। तो सबसे पहली मुझे याद आता है कि नोकिया 5110, वो जो एक, उसमें हाँ, शेर और चीते ऐसे हाथ मिलाते हाँ, थे स्विच ऑफ खोलने कुछ वाली ऐसा 5110 ही नाम है या पता नहीं, वो ली थी। नोकिया 105 शायद ऐसा था। अब हाँ, याद ऐसे कुछ नहीं, था। अब याद नहीं, थोड़ा मुझे भ्रम हो रहा है। हाँ, तो हाँ। उसके बाद फिर मैंने ये लिया यही लिया। हाँ। सर। एट लास्ट मैं ये एक सवाल करूंगा आपसे कि अभी मैं बैठा हूं और थोड़ा कैमरामैन से बोलूंगा कि ये दिखाएं, ये क्या सर ने बना रखा है। उम्मीद है लोगों को करना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये टेबल बनाया सर ने और ये टायरों से बनाया है, वही टायर जो हम फेंक देते हैं, और इसका यूज़ करके सर ने एक नया क्राफ्ट तैयार किया। ये काम कर रहा है कि ये सर धूप में बैठते हैं और यहाँ पे आप एक टेबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ से सोचे सर ये कैसे? इसके अलावा ऐसी चीज़ें और हैं, मतलब जो चीज़ें हम फेंकना चाहते हैं जो हमारे उपयोग की नहीं रहती, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग हो सकता है। ज़रूर। ये एक्चुअली हमारे व्हीकल थे, उनके जब टायर यूज़ के लायक नहीं रहे तो हुआ कि हमारे परिवार में एक वो बनी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, तो हम लोगों ने टायरों को बढ़िया से साफ़ करके, पेंट करके, उनको
थोड़ा सा ऊपर एक ग्लास की कटिंग करवा के इसको एक टेबल की तरह इस्तेमाल किया, ताकि जो हमारे संसाधन है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हों। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब मैं इस कॉलेज में आया था तो मुझे सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में, सबको इस कॉलेज की स्थिति परिस्थिति के बारे में जानना था, लोगों के बारे में जानना था। उस दौरान भाई मैं भी नया था, मैंने लगभग 1 महीने कॉलेज में सफाई के पे थोड़ा फोकस किया। सफाई के दौरान जब हम लोग झाड़ियों की उसकी सफाई करें तो वहाँ बहुत सारे चीज़ें ऐसी मिली जो हम लोग पुनः यूज़ कर सकते थे, और जो झाड़ियाँ निकली उनको एक तो सफाई हुई, हमारी पूरा कैंपस साफ सुथरा हो गया। जो झाड़ियाँ निकली, लोगों को जाड़े में उसमें एज ए लकड़ियाँ मिली जलाने के लिए, और उसमें बहुत सारे ऐसे सामान मिले जो निर्माण कार्य के दौरान उन्होंने वेस्ट समझकर फेंक दिया। उन सामानों से भी बहुत सारी चीज़ें अभी बनने की प्रक्रिया में भी हैं और बन रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन के आई, और उसमें ऐसे वो चीज़ आपने पार्किंग में जो देखा, जितनी बैरिकेटिंग और जितना वो यहीं के निकले हुए लोहे से बना। तो जो भी चीज़ें वेस्ट होके कहीं पड़ी हुई थी उनका फिर से इस्तेमाल हुआ, और इस्तेमाल करके हम लोगों ने किया। अभी तक आपने देखा होगा कि आपने पहले भी आए होगे तो आपने जो गोल चक्कर और तमाम डिवाइडर्स हैं, आपने उसको टूटा फूटा देखा होगा। बिल्कुल। अब आपने देखा है कि उस पर जितना जेब्रा क्रॉसिंग से लेके हर चीज़ लगी हुई है, सड़कों एक की डिसिप्लिन बना दिया आपने पूरा प्रॉपर। मैंने और ये और देखा, नोटिस कहीं से इसके लिए अतिरिक्त कोई सरकार से पैसा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं थी। ये केवल एक जो है बस एक मन में ये ठाना कि भाई हमें अपना कैंपस ठीक करना है। तो जैसे बताया कि हॉस्टल की सफाई भी सभी लोगों ने मिलकर किया, बाहर की सफाई सभी लोगों ने मिलकर किया, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। आपने देखा होगा कि MRAMC का एक बोर्ड भी लग गया है, आई लव MRAMC अम्बेडकर नगर, ये भी लोगों के सहयोग से। तो कहते हैं कि लोग, आप अच्छा विचार करिए, अच्छा वो करिए, लोग स्वयं आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। उसी शेर की तरह जो कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे, देखा तो पूरा काफिला बन पड़ा। तो अब लोग आके जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कारवां बन ऐसा है प्रिंसिपल साहब, मुझे मालूम हुआ है कि आप आँख के आप स्पेशलिस्ट भी हैं। नहीं, मैं क्षमा करिए, मैं आँख का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ये फॉरेंसिक है बाबूजी। अच्छा, हाँ, फॉरेंसिक में है ये। होता ना फॉरेंसिक लैब वगैरह जो DNA टाइप के, या फिर मैंने फॉरेंसिक तो सर स्नैक विनोम में पढ़ा था। स्नैक विनोम टेस्ट होते ना, फॉरेंसिक लैब से आते हैं, तो इस प्रकार से। मैं आँख से परेशान था। यहाँ पूरा जितना मुझे जानकारी है, अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, हर जगह जांचा, लेकिन सब जगह से मुझे जवाब मिल गया, इसकी कोई दवा नहीं है। मेरे आँख में मायोपिया है, और इसकी दवा हुई बनारस में, ये SK शाह आई हॉस्पिटल, उनके पास गया, वहीं से मुझे लाभ मिला, और आज भी उनकी ही दवा चल रही है। लेकिन यहाँ मुझे मालूम हुआ कि आप भी हैं उससे भी जुड़े हुए, तो क्यों न मैं आपसे भी संपर्क करूँ। नहीं तो नहीं सर, तो वही है कि आप कहना चाहिए, आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आँख का बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर अमित पटेल और भी और उनकी पूरी टीम बहुत बेहतरीन, हमारे यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं हैं,
और आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। आप एक बार यहाँ पर आप डॉक्टर अमित को दिखाएं, और मेरा दावा है कि उनसे बेहतर इस क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं है। और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ज़िले के सभी मानिंद लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके दिशा निर्देश में, उनके संरक्षण में है, उनके द्वारा ही उन्होंने अपनी आँखें जो है वो सुधरवाई हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप जब आपकी इच्छा हो आप आएँ, हम आपको स्वयं ले चलेंगे और आपकी आँखों का जो भी इलाज है वो यहाँ हो जाएगा। एक बात और सर, जी मेरी दोनों आँखों में लेंस पड़ा हुआ है। अब उसमें पावर कम हो गया है क्योंकि लाइट कम हो गई। तो क्या उसमें सुधार कुछ किया जा सकता है? देखिए, लेंस जो उसमें आँखों में आपके लगा है, तो लेंस एक बार पड़ने के बाद यदि लेंस में कोई ख़राबी नहीं आती, उसमें अमूमन कोई दिक्कत नहीं आती है लेंस में। तो लेंस पड़ने के बाद यदि उसमें कोई ऐसी चीज़ आती है तो आँखों के ऊपर के चश्मे का नंबर जो है उसको एडजस्ट किया जाता है, जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा, है ना। यदि आपकी जो आँख की नसें हैं, ऑप्टिक नर्व जो है, यदि वो ठीक हैं तो आपको पूरे अच्छे तरीके से ये आपको दिखने लगेगा। आप बनारस से हैं। जी। लोग कहते हैं कि बनारस किसी का छुड़वाना बहुत बड़ा पाप है। लोग संगम जाते वहाँ से गंगा जल ले आते हैं, लोग गंगा सागर जाते वहाँ से गंगा जल ले आते हैं, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई बनारस से जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बनारस किसी का छुड़वाना बहुत बड़ा पाप है। व्यक्ति बनारस जाता है तो कहते हैं मोह लग जाता, मन लग जाता बनारस में, आप भाग के आना नहीं चाहता। जी जी। तो ये बनारस में क्या है सर? आप बनारस, ये सवाल आपसे इसलिए है कि मैं भी बनारस कई बार घूमने गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ की घाट, वहाँ का आरती और वहाँ के लोगों का अपनापन जो रहता है, बातचीत करने का जो व्यवहार रहता है। क्योंकि कई तीर्थ स्थल हैं तो लोगों को क्रूरता वाली व्यवहार रहती है, कई लोगों को ऐसा देखा जाता है। लेकिन बनारस में पान की दुकान एक तो हर 10 कदम पर, बनारस में व्यक्ति, मतलब हम उसका, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है उसकी बड़ाई करने के लिए। तो आप भी बताइए कैसे है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बनारस, जीवन के सारे रस वहाँ बनते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बनारस। वहाँ जीवन का कोई ऐसा रस नहीं है, जन्म से लेके मृत्यु तक, किसी भी तरीके की, आप समझिए कि संगीत से लेके शोर तक और घाट से लेके मरघट तक, क्या नहीं है बनारस में। जीवन के सारे रस वहाँ बनते हैं। आपने देखा कि इस वजह यही है कि बनारस में या वहाँ से कहें कि एक से एक विचारक, एक से एक संगीतकार, एक से एक साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। क्यों? बाबा विश्वनाथ की नगरी है, शिव हैं, और कहते हैं कि बनारस जो है बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। और जो नगरी जिसको कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो वो रस में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए कहते हैं कि ये बनारस है, सारे जीवन के सभी तरीके के रस जिससे कि ये पूरी मानवता परिचित है, वो बनारस में है। इसलिए बनारस थोड़ा छोड़ना। पान खाते हैं आप? हाँ, पान खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पान खाते हैं, बनारस के पान खाते हैं, बनारस की 80 की लस्सी भी खाते हैं हम लोग बहुत। तो वहाँ की बनारस की पान, बनारस की लस्सी बहुत फेमस है। अच्छा, ये गाना आया था, मैंने सुना, खाई के पान बनारस वाला। जी आगे आप पूरा करिएगा। हाँ, खाई के पान बनारस वाला, खुली के बंद अकल का ताला। तो आपने, हाँ जी, क्या वास्तव में ताला खुल जाता है? मैंने बताया कि उसका मूल में है कि वहीं सारे रस बनते हैं। ज्ञान की धरती है, अर्पण की धरती है, तर्पण की धरती है। वहाँ पर अक्ल नहीं खुलेगी। वहाँ जो बंद अकल के आते हैं, जिनकी अकल सर्वथा बंद होती है,
वो भी वहाँ आके खुल जाती है। देखते हैं कि पूरे देश विदेश से जो सत्य की तलाश में आते हैं तो बनारस काशी जरूर जाते हैं, और वहाँ की घाटों पर जब जीवन के सत्य के दर्शन होते हैं तो कैसे नहीं अक्ल के ताले खुलेंगे और कैसे नहीं व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो कोई मूढ़ ही होगा जिसको कि वहाँ पर जाकर भी उसका अक्ल के ताले न खुल पाएँ, और अक्ल के ताले खुल जाएं, आपको बोध की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। यही तो आदमी का एकमात्र प्रयास है जो जिसके लिए उसको ईश्वर ने जीवन दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप भी कभी बनारस जरूर जाइएगा, और सर ने बताया जैसे कि 80 की लस्सी और बनारस का पान, तो इसका एक बार ट्राई करिएगा कैसा लगता है। और आपको अगर कोई सवाल करना होगा सर से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में सर से वो सवाल करके ज़रूर डालूंगा। बाकी देखते रहिए हमारा ये चैनल, रोज़ नए नए वीडियोज़ के साथ, नए नए न्यूज़ के साथ मैं आपको रोज़ाना मिलता रहूँगा। धन्यवाद।